सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। कक्षा 7वीं पुस्तक मल्हार पाठ नहीं होना बीमार के अभ्यास के प्रश्नोत्तरों को आज हम करेंगे। मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा यानी स्टार बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चे के विद्यालय ना जाने का मुख्य कारण क्या था? इसके लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला, उसका विद्यालय जाने का मन नहीं था, उसका साबूदाने की खीर खाने का मन था, उसने गृह कार्य नहीं किया था, उसे बुखार हो गया था। तो इन चारों विकल्पों में से हमारे 2 उत्तर बन सकते हैं। पहला, उसका विद्यालय जाने का मन नहीं था, और दूसरा, उसने गृह कार्य नहीं किया था। इसके बाद दूसरा प्रश्न उसने दिया है हमें, कहानी के अंत में बच्चे ने कहा, इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैंने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया। बच्चे ने ये निर्णय लिया क्योंकि पहला विकल्प है, घर में रहने की बजाय विद्यालय जाना अधिक रोचक है। बीमारी का बहाना बनाने से साबूदाने की खीर नहीं मिलती। झूठ बोलने से झूठ के खुलने का डर हमेशा बना रहता है। इस बहाने के कारण उसे दिन भर अकेले और भूखे रहना पड़ता। तो इसका हमारा उत्तर होगा हमारी अंतिम ऑप्शन, अंतिम विकल्प, इस बहाने के कारण उसे दिन भर अकेले और भूखे रहना पड़ा। तो यहाँ पे हमने इस उत्तर को लिया और यहाँ पे हमने लिया तीसरा और पहला। इसके बाद है, लेटे लेटे पीठ दुखने लगी। इस बात से बच्चे के बारे में क्या पता चलता है? उसे बिस्तर पर लेटे रहने के कारण ऊब हो गई थी। उसे अपनी बीमारी की कोई चिंता नहीं रह गई थी। वह बिस्तर पर आराम करने का आनंद ले रहा था। बीमारी के कारण उसकी पीठ में दर्द हो रहा था। तो हमारा जो विकल्प है, हमारा जो उत्तर है वो आएगा, उसे बिस्तर पर लेटे रहने के कारण ऊब हो गई थी। चौथा प्रश्न उसने हमें दिया है, क्या ठाठ है बीमारों की भी? बच्चे के मन में ये बात आई क्योंकि बीमार व्यक्ति को बहुत आराम करने को मिलता है, बीमार व्यक्ति को अच्छे खाने का आनंद मिलता है, बीमार व्यक्ति को विद्यालय नहीं जाना पड़ता है, बीमार व्यक्ति अस्पताल में शांति से लेटे रहता है। ये बात उसने तब सोची थी जब वो सुधाकर काका को अस्पताल में देखने गया था कि क्या ठाठ है बीमारों के, तब उसके मन में ये बात आई थी। तो इसके लिए हमें जो 4 विकल्प दिए गए हैं, तो अगर हम क्या ठाठ है बीमारों के भी उसके सुधाकर काका से जोड़ेंगे तो हमारे पास इसके 3 उत्तर बन जाते हैं। हमारा पहला उत्तर बन जाता है, बीमार व्यक्ति को बहुत आराम करने को मिलता है, बीमार व्यक्ति को अच्छे खाने का आनंद मिलता है, बीमार व्यक्ति अस्पताल में शांति से लेटा रहता है। उसके बाद है ख, हो सकता है आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। हमने चुन लिए, हमने साथ साथ में बता दिया। मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश यानी डिक्शनरी, इंटरनेट या अपने परिजनों और शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो देखिए, 2 स्तंभ हैं, 2 कॉलम हैं। इसमें हमें एक तरफ शब्द दिए गए हैं और दूसरी तरफ हमें अर्थ दिए गए हैं। तो साबूदाना, जो साबूदाना है वो कहाँ जाकर मिलता है? वो हमें साबूदाना मिलेगा 8वें नंबर पर। सागो नामक एक वृक्ष के तने का गूदा साबूदाना, ये पहले आटे के रूप में होता है, फिर कूट कर दानों के रूप में सुखा लिया जाता है। उसके बाद हमारा दूसरा शब्द है वाड। तो वाड कहाँ जाकर हमारा दूसरा शब्द होगा? किसी विशिष्ट कार्य के लिए घेर कर बनाया हुआ स्थान, ये हमारा ये उत्तर आ जाएगा। उसके बाद है तीसरा नर्स। तो नर्स कहाँ पे आएगा? नंबर 9 पे आएगा। वह व्यक्ति जो रोगियों, घायलों या वृद्धों की देखभाल करे। उसके बाद आ गया रजाई।
रजाई हमारा कहाँ आएगा? चौथा नंबर। एक प्रकार का, दूसरे नंबर पर आएगा एक प्रकार का जाड़े का ओढ़ना जिसका कपड़ा दोहरा होता है और जिसमें रुई भरी होती है। फिर आगे आपका थर्मामीटर, पाँचवा नंबर हमारे तीसरे के साथ मिल जाएगा। शरीर का तापमान जैसे बुखार नापने का एक छोटा यंत्र। उसके बाद हमारा आ गया छठा नंबर काढ़ा। तो काढ़ा कई प्रकार की जड़ी बूटियों से मिलाकर, औषधियों से मिलाकर, उबाल कर बनाया जाता है और सर्दी जुकाम खांसी बीमार आदि समस्याओं में इसको लाभदायक माना जाता है। उसके बाद आ गया ड्राई क्लीनर। ड्राई क्लीनर जो है कहाँ आपको लगता है कि यहाँ ड्राई क्लीनर जो है यहाँ पे हमारे काम आएगा? तो ड्राई क्लीनर जो होता है 5 नंबर पे आ जाएगा आपका ये। रेशमी, ऊनी, मलमल जैसे नाजुक कपड़ों को पानी, साबुन और डिटर्जेंट के बिना मशीनों से साफ करने वाला व्यक्ति, उसको हम ड्राई क्लीनर कहते हैं। उसके बाद आ जाता है ताजमहल। आप सभी जानते हैं ताजमहल कहाँ है? ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है। अरहर रह गया हमारा एक। तो अरहर एक दाल का नाम है जिसे हम तुअर कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये मिलान आपको समझ आ गए होंगे। उसके बाद है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए, इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। ये वाले जो आपके प्रश्न है, पहला है, मैंने सोचा बीमार पड़ने के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक रहेगा, चलो बीमार पड़ जाते हैं। अब आज का दिन बिल्कुल ठीक रहेगा, ऐसा ही क्यों सोचा उस बच्चे ने? क्योंकि उस दिन उसने स्कूल का होमवर्क कार्य नहीं किया था, और अगर वह स्कूल चला जाता तो शायद उसे अध्यापक से डांट पड़ती या सज़ा मिलती। तो उसको ये सबसे सरल बहाना लगा कि मैं बीमार पड़ जाता हूँ, सज़ा से बच जाऊँगा, इसलिए उसने ऐसा सोचा और ऐसा बहाना बनाया। दूसरा है इसका ख। देखो, उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा। पूछते तो मैं साबूदाने की खीर ही तो मांगता, कोई ताजमहल तो नहीं मांग लेता। लेकिन नहीं, भूखे रहो, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। विकार निकल जाए बस, चाहे इस चक्कर में तुम खुद शिकार हो जाओ। बच्चे ने ये क्यों सोचा? इन पंक्तियों से हमें बच्चे की सोच, बच्चे के भावों के बारे में क्या पता चलता है? इससे सबसे पहले हमें बच्चे की मानसिकता के बारे में पता चलता है कि वह क्या सोच रहा है, कि उसकी देखभाल की जाए। वह बीमार है, उस पर ध्यान दिया जाए। वह गुस्सा कर रहा था, भी मन में खींच रहा था, उसे जलन हो रही थी कि सभी साबूदाने की खीर खा रहे हैं, सभी दाल खा रहे हैं खुशबू वाली, लेकिन मुझे कोई भी पूछ नहीं रहा। मुझे किसी ने खाने के लिए पूछा तक नहीं, जबकि मैं भूखा हूँ। तो इन पंक्तियों में बच्चे की खींच, बच्चे की जलन, बच्चे की गुस्सा, उसका क्रोध, ये सारे भाव इन पंक्तियों में प्रकट हुए हैं। उसके बाद आ गया सोच विचार के लिए। इसके लिए हमारे पास 5 प्रश्न हैं। ये पांचों प्रश्नों के जो उत्तर हैं मैं आपको अपनी अगली वीडियो पार्ट 3 में दूंगी। उसके बाद आप आ जाएं अनुमान और कल्पना से। कहानी के अंत में बच्चा नाना जी और नानी जी को सब कुछ सच सच बताने का निर्णय कर लेता तो कहानी में आगे क्या होता? देखिए, इसका हमें संकेत दिया गया है, उसका दिन कैसे बदल जाता, उसकी सोच और अनुभव कैसे बदल जाते। देखो, कहानी में अगर बच्चा अपने नाना जी और नानी जी को सब कुछ सच सच बता देता तो उसे यूं ही सारा दिन बिस्तर पर लेटे नहीं रहना पड़ता, उसे उबाऊपन महसूस नहीं होता, उसे भूखे नहीं रहना पड़ता, उसे हर बात पर गुस्सा भी नहीं आता, खींच भी नहीं आती। वो परिवार के सदस्यों को साबूदाने की खीर और खुशबू वाली दाल और अच्छी चीज़ें खाते देखकर ईर्ष्या महसूस नहीं करता। तो इस तरह वह अगर ऐसा ना करता तो वह स्कूल भी जाता, उसको स्कूल का कार्य, उसका उस दिन का स्कूल का कार्य भी नहीं छूटता और उसे झूठ भी नहीं बोलना पड़ता। तो इस तरह उसका दिन बदल जाता, उसकी सोच और अनुभव दोनों बदल जाते। दूसरा प्रश्न है ख। कहानी में बच्चे की नानी जी के स्थान पर आप हैं।
आप सारे नाटक को समझ गए हैं लेकिन चाहते हैं कि बच्चा सारी बात आपको स्वयं बता दे। अब आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं उसको, हो सकता है उससे कुछ सवाल करूं, या फिर हम ये कर सकते हैं, उसको सच बोलने के लाभों पर आधारित कोई मनोरंजक कहानी सुना सकते हैं ताकि उसके भीतर के सच बोलने के भावों को हम जगा सकें और बच्चा अपने आप सच बोल दे। या फिर हम झूठ बोलने के क्या नुकसान होते हैं, झूठ बोलने पर मन में बेचैनी और डर रहता है, इससे संबंधित उसको कोई बात सुनाकर, कोई घटना सुनाकर, कोई कहानी सुनाकर उसके मन की बात को बाहर ला सकते हैं। और यदि हम कहानी नहीं सुना सकते तो यूं ही जब वो बीमार बिस्तर पर लेटा हुआ है तो हम उससे बातों ही बातों में बड़े प्यार और नम्रता के साथ उससे सच बुलवा सकते हैं कि क्या तुम वास्तव में बीमार हो या कोई और कारण है, सच बताइए, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। तो जब हम इस तरह से बात करते हैं तो बच्चा अपने आप सच बोल जाता है। तीसरा प्रश्न है, कहानी में बच्चे के स्थान पर आप हैं और घर में अकेले हैं। अब आप उबने से बचने के लिए क्या क्या करेंगे? देखिए, ये उत्तर आप सभी बच्चों की सोच पर आप निर्भर है कि आप क्या करते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर कुछ बिंदु लेकर चलेंगे। मैं किताबें पढ़ता, मैं ड्राइंग करता, मैं कोई अपना मनपसंद खेल खेलता, मैं घर में व्यर्थ और बेकार पड़ी चीज़ों से कुछ नया बना सकता था, मैं टीवी देख सकता था। तो ऐसे बहुत से काम हैं जो बच्चों को पसंद होते हैं और जब वो घर में अकेले होते हैं तो उनको लगता है कि ऊबने से बचने के लिए, बोर होने से बचने के लिए मुझे ये करना है। उसके बाद आता है आपका घ प्रश्न, कहानी के अंत में बच्चे को लगा उसे स्कूल जाना चाहिए था। कल्पना कीजिए अगर वह स्कूल जाता तो उसका दिन कैसा होता। अगले दिन जब वह स्कूल गया होगा तो उसने क्या क्या किया होगा। देखिए, इस प्रश्न के दो भाग हैं। पहला भाग है, अगर वह स्कूल जाता तो उसका दिन कैसा होता। अगर वह स्कूल जाता तो उसका दिन बहुत अच्छा होता, उसका स्कूल का कार्य नहीं छूटता। अगर उसने स्कूल का होमवर्क नहीं किया था तो वह अध्यापक से माफ़ी मांगते हुए अगले दिन उसको करने का वादा करता, करने की प्रतिज्ञा करता। और स्कूल में वो रिसेस में अपने बच्चों के साथ आधी छुट्टी के समय अपने सहपाठियों के साथ मनोरंजन करता और उसका पूरे दिन की जो पढ़ाई है वो व्यर्थ ना जाती। दूसरा भाग है इसी प्रश्न का, अगले दिन जब वह स्कूल गया होगा तो उसने क्या क्या किया होगा। उसे सबसे पहले तो स्कूल छुट्टी मारने का बहाना बनाना पड़ा होगा। उसे अध्यापक को बताना होगा कि वह पिछले दिन स्कूल क्यों नहीं आया, पहली बात हो गई। दूसरी बात, उसको पिछले दिन का छूटा हुआ स्कूल का सारा कार्य दूसरों से मांगना पड़ता, उसको वो भी पूरा करना पड़ता। तो इस तरह से उसका बहुत कुछ पीछे छूट जाता, जो पीछे छूट गया उसको वह पूरा करता। पांचवा प्रश्न, कहानी में नाना जी और नानी जी ने बच्चे की बीमारी को ठीक करने के लिए उसे दवाई दी और खाने के लिए कुछ नहीं दिया। अगर आप नानी जी या नाना जी की जगह होते तो क्या क्या करते। देखिए, हम पुराने समय से ही ये देखते आ रहे हैं कि जब हम कभी उपवास भी रखते हैं या कुछ समय के लिए हम भूखे रहते हैं तो जो हमारा शरीर है उसकी समस्त क्रियाएं ठीक रहती हैं। कहीं कुछ विकार भी होता है तो वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। और यदि हम नाना जी या नानी जी की जगह होते तो हम यही करते, सिर्फ और सिर्फ दवाई देते, खाने को कुछ नहीं देते। अगर देते तो दही, चावल, दाल, हल्की चीज़ें देते जो पचने में आसान होती हैं, क्योंकि भूखे रहने से बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। शरीर के समस्त विकार जो हैं खत्म हो जाते हैं। जितनी भी हमारे शरीर के अंदर गंदगी होती है वो बाहर निकल जाती है। आगे आगे आपका कहानी की रचना। कहानी की रचना में उसने हमें कहा है कि अस्पताल का माहौल मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। बड़ी बड़ी खिड़कियों के पास हरे हरे पेड़ झूम रहे थे, ना ट्रैफिक का शोरगुल, ना धूल, ना मच्छर, ना मक्खी, सिर्फ लोगों के धीरे धीरे बातचीत करने की धीमी धीमी गुनगुन, बाकी एकदम शांति।
इन पंक्तियों को अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो ऐसा लग रहा है मानो हमारी आंखों के सामने अस्पताल का एक चित्र सा बन गया है। और जब लेखनी इस तरह से लिखी जाती है तो उस लेखन को में कहते हैं कि इसमें ना चित्रात्मक भाषा है, कि लेखक ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया कि हमारी आंखों के सामने अपने आप चित्र बन गया एक। तो इससे जो रचना होती है लेखक की वो रोचक भी बनती है और आसान भी बनती है। तो लेखक ने इस कहानी को सरस और रोचक बनाने के लिए बहुत से तरीकों का प्रयोग किया। बच्चे द्वारा इसमें कल्पना भी जो है वो की गई। तो वो कहता है कि इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने समूह में मिलकर इस पाठ की अन्य विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। अब उसने हमें नीचे तालिका दे दी। इसमें एक तरफ उसने हमें ये विशेष बिंदु लिख दिए और दूसरी तरफ कहानी में से उसने कहा है विशेष बिंदु को पढ़कर कहानी में से आप उदाहरण लिखकर सामने लिखिए। तो पहला है बच्चे द्वारा पिछली बातों को याद किया जाना। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि एक दिन मुझे साथ लेकर नानी जी हमारे पड़ोसी सुधाकर काका को देखने गई। बच्चा अस्पताल जाने और वहाँ के अनुभव को याद कर रहा है। तो ये बच्चे द्वारा पिछली बातें याद आ गई। दूसरा है हमारा हास्य यानी हंसी मजाक का उपयोग किया जाना। इसमें क्या आ सकता है, जब बच्चा सोचता है क्या ठाठ है बीमारों के, वो भी साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो, साबूदाने की खीर खाने को मिले। तो ये एक हास्यपूर्ण स्थिति है ना कि बच्चा ऐसे सोच रहा है कि बीमार हो जाओ तो बड़े आरामदायक और सुख सुविधाएं मिलेंगी। उसके बाद है तीसरा बच्चे द्वारा सोचने के तरीके में बदलाव आना। कहाँ आया था, यहाँ आया था जब उसको कोई भी नहीं पूछ रहा था। तो ये पंक्तियाँ कहाँ आई, जब वो कहता है अंत में इससे तो अच्छा स्कूल चला जाता तो ही ठीक रहता, सज़ा मिलती तो मिल जाती, बीमारी का बहाना सही नहीं है। इसके बाद आपका आ गया चौथा, कहानी में किसी का किसी बात से अनजान होना। क्या आएगा इसमें, इसमें आएगा मुन्नो एक बार भी मुझे देखने की नहीं आया, आया भी होता दबे पांव आया होगा, मुझे सोता जानकर लौट गया होगा। बच्चा सिर्फ अनुमान लगा रहा है, वो सच्चाई से क्या है, अनजान है। तो हमने यहाँ पे सबसे जो शब्द पकड़ना है वो कौन सा पकड़ना है, अनजान। सो उससे संबंधित हमने पाठ में से पंक्तियाँ चुनकर सामने लिखनी है। उसके बाद आ गया बच्चे द्वारा स्वयं से बातें किए जाना। तो बच्चा स्वयं से क्या बातें करता होता है बिस्तर पर लेटे लेटे, क्या मुसीबत है पड़े रहो, आखिर कब तक कोई पड़ा रह सकता है। बच्चा अकेले में खुद से ही ये बातें कर रहा है। इसके बाद आपका आ गया समस्या और समाधान। कहानी को एक बार पुनः पढ़कर पता लगाइए बच्चे के सामने क्या समस्या थी, उसने उस समस्या का क्या समाधान निकाला। तो बच्चे के सामने यही समस्या थी कि उसने होमवर्क नहीं किया था और उसे स्कूल जाने में डर लग रहा था। उसे लग रहा था कि अगर वह स्कूल गया तो अध्यापक के द्वारा उसे सज़ा मिलेगी, डांट पड़ेगी। तो उसने इस समस्या का यही समाधान निकाला कि उसने सोचा कि आज स्कूल ना जाया जाए और बीमारी का बहाना बना दिया जाए। दूसरा प्रश्न है नानी जी नाना जी के सामने क्या समस्या थी और उन्होंने इस समस्या का क्या समाधान निकाला। नानी जी और नाना जी के सामने ये समस्या थी कि बच्चा बीमार था और उन्होंने यही समाधान निकाला कि उसको दवाई दी और उसको खाने के लिए कुछ नहीं दिया, भूखे रखा ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। इसके बाद आ गया शब्द से जुड़े शब्द। यहाँ पे हमें बीमार शब्द दिया गया है और उससे संबंधित शब्द दिया गया है काढ़ा, और बाकी जितने खाने हैं उसमें हमने बीमार के साथ क्या क्या जुड़ सकता है वो शब्द हमने पाठ से ढूंढकर यहाँ पर भरने हैं। तो हम भर सकते हैं यहाँ पे दवाई, यहाँ पे दवाई भर सकते हैं हम। दवाई भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कर सकते हैं अगले खाने में रजाई, बीमार होने पर हम रजाई लेते हैं, उसने रजाई ली थी। उसके बाद थर्मामीटर लगाया गया था उसको। उसके बाद बीमार जो है अस्पताल, बीमार से संबंधित है तो अस्पताल आ जाएगा। फिर आराम आ जाएगा, बीमारी में हम आराम करते हैं। उसके बाद पौष्टिक आहार हमें दिया जाता है जैसे दही हो गया, चावल, ऐसे। उसके बाद आ गया खोजबीन। कहानी में से वाक्य ढूंढकर लिखिए जिनसे पता चलता है कि पहला है क, कहानी में सर्दी के मौसम की घटनाएं बताई गई हैं।
तो इससे संबंधित वाक्य कहानी में है, मैं रजाई से निकल गया। उसके बाद ख, बच्चे को बहाना बनाने के परिणाम का आभास हो गया। तो उसने कहा, सोचा, जब उसकी पंक्ति आएगी, उसने सोचा स्कूल जाता सज़ा मिलती तो मिल जाती। इसके बाद तीसरा है ग, बच्चे को खाना पीना बहुत प्रिय है। तो इसके लिए पाठ में कौन सी पंक्ति है, और आँख ज़रा भी खाने को मिल जाता, खस्ता कचौड़ी, ये तो वो सारी पंक्तियाँ जो दी गई हैं वो इसमें आ जाएंगी। ग है, बच्चे को स्कूल जाना अच्छा लगता है। तो कब सोचता है वो सोचता है कितना मज़ा आता अगर मैं स्कूल चला जाता, जब रिसेस में ठेले से अमरूद खा लेकर कटर कटर करके खाता। तो ये वाला खोजबीन में इस तरह से उत्तर आ जाएंगे। उसके बाद आ गया आपका शीर्षक। आपने जो कहानी पढ़ी इसका नाम नहीं होना बीमार है, अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि इस कहानी का ये नाम उपयुक्त है या नहीं। अपने उत्तर का कारण भी बताइए। उपयुक्त है क्योंकि उसने बीमारी का बहाना बनाया और बीमारी को लेकर लेटा रहा और भूखा रहा, खींचता रहा, गुस्से में रहा। सब परिवार के सदस्य अपने अपने काम कर रहे थे, उसको लगा किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो पूरी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। और कहानी जब आरंभ हुई तो भी बीमारी यानी अस्पताल यानी सुधाकर काका से ही आरंभ हुई और अंत लेखक से हुआ, उस बच्चे से हुआ। तो इसलिए ये शीर्षक जो है उपयुक्त है। इसके बाद ख आता है, यदि आपको इस कहानी का कोई अन्य नाम देना हो तो क्या देना चाहेंगे, ये आप अपने आप सोचिएगा कि इसको हम क्या नाम दे सकते हैं। ये आपकी क्षमता, आपकी सोच, आपकी कल्पना, आपकी समझदारी पर निर्भर होगा। इसके बाद अभिनय आप आ गया। तो अभिनय में आपको कक्षा में जैसे बुखार आ गया, कराहते हुए कहना है, आपको पता नहीं चल रहा, थर्मामीटर लगा कर देखिए, तो इस तरह के आपने अभिनय करके दिखाने हैं। इसके बाद आ गया चेहरों पर मुस्कान, मुंह में पानी। इस कहानी में बहुत सी रोचक घटनाएं हैं जिन्हें पढ़कर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इस कहानी में किन बातों को पढ़कर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी, उन्हें आपने रेखांकित यानी अंडरलाइन करना है। इस कहानी में किन वाक्यों को पढ़कर आपके मुंह में पानी आ गया था, उन्हें भी अंडरलाइन करना है। और रेखांकित करने के लिए आप किसी रंग का उपयोग भी कर सकते हैं। तो इसके बाद आ गया आपका लेखन के अनोखे तरीके। मैं बिना आवाज़ के दरवाजे तक गया और ऐसे झांक कर देखने लगा जिससे किसी को पता ना चले कि मैं बिस्तर से उठ गया हूँ। इस बात को कहानी में इस प्रकार विशेष रूप से लिखा गया है, दबे पांव दरवाजे तक गया और चुपके से झांक कर मैंने देख लिया। तो इस कहानी में अनेक स्थानों पर वाक्यों को विशेष ढंग से लिखा गया है। साधारण बातों को कुछ अलग तरह से लिखने से ही लेखन की जो सुंदरता है ना, वो बढ़ जाती है। तो नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, कहानी में ढूंढिए कि इन बातों को कैसे लिखा गया है। देखिए, पहला है, ऐसा लगा मानो हमें देखकर सुधाकर काका खुश हो गए। तो कहानी में लिखा गया है, हमें देखकर सुधाकर काका खुश हो गए। उसके बाद है दूसरा, खिड़कियां बहुत बड़ी थी और उनके बाहर हरे पेड़ हवा से हिल रहे थे। इसके लिए कहानी में है, बड़ी बड़ी खिड़कियों के पास हरे भरे पेड़ थे। उसके बाद तीसरा है, वहाँ केवल लोगों के फुसफुसाने की आवाज़ें आ रही थी। तो इसके लिए कहानी में लिखा है, सिर्फ लोगों के धीरे धीरे बातचीत करने की धीमी धीमी गुनगुन। चौथा है, फुसफुसाने की आवाज़ों के सिवा वहाँ कोई आवाज़ नहीं थी। इसके लिए आ जाएगा, बाकी एकदम शांति। पांचवा है, बीमार लोगों के बहुत मज़े होते हैं। तो इसके लिए कहानी में वाक्य है, क्या ठाठ हैं बीमारों के भी। ठीक है, तो उसके पास मैं झूठ मूठ बीमार पड़ जाता हूँ, मैंने बीमारी का बहाना बनाया। इसके बाद आपका आ गया विराम चिन्ह। विराम चिन्ह हम लगाते हैं जहाँ पर हमें पूर्ण विराम चाहिए, अल्प विराम चाहिए, जहाँ पर वाक्यों में आपको कुछ शब्दों से पहले कुछ बाद में चिन्ह दिखाई देते हैं, जहाँ पर हमें बोलने में, लिखने में कहीं ना कहीं एक रोक की, पॉज की ज़रूरत होती है। तो विराम चिन्ह कहाँ प्रयोग किया जाता है? पूर्ण विराम वाक्य के पूरा होने पर प्रयोग होता है। अल्प विराम एक ही वाक्य में कई बातें आ जाएं तो उनको हम कॉमास में लिखते हैं। प्रश्नवाचक जहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है।
विस्मय आदि बोधक चिन्ह, जहाँ पर आश्चर्य, दुख, खुशी, इन सब चीज़ों को दिखाया जाना हो, जैसे वाह, तो उसके पीछे हम विस्मय आदि बोधक चिन्ह यानी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देते हैं। उद्धरण चिन्ह, जब हम किसी के कहे हुए कथन को ज्यों का त्यों लिखें, उसमें कोई भी बदलाव ना करें, तो वो हम उद्धरण चिन्ह यानी इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। इसके बाद आपका आ गया कैसी होगी गली। तो कैसी होगी गली, बड़ी तेज़ इच्छा हुई मुझे कि इसी समय बाहर निकलकर दिन की रोशनी में अपनी गली की चहल पहल देखूं। तो आपने कहानी में बच्चे के घर के साथ वाली गली के बारे में बहुत सी बातें पढ़ी हैं। उन बातों और अपनी कल्पना के आधार पर उस गली का चित्र बनाइए। तो ये सभी पर निर्भर है विद्यार्थियों पर कि वो किस तरह से इसको सोचते हैं। उसके बाद है पाठ से आगे आपकी बात। तो आपकी बात में बच्चे ने अस्पताल के वातावरण का विस्तार से सुंदर वर्णन किया है। इसी प्रकार आप अपनी कक्षा का वर्णन कीजिए। तो हम कह सकते हैं, आप कह सकते हो हमारी कक्षा बहुत साफ़ सुथरी है, सुंदर खिड़कियां हैं, उसमें जो बेंच लगे हैं वो बहुत साफ़ सुथरे हैं। मेरी कक्षा के अंदर छोटे छोटे पौधों के गमले रखे हुए हैं। तो इस तरह से जो कुछ आपको अपनी कक्षा में, मेरी कक्षा हवादार है, रोशनी पूरी आती है, तो इस तरह से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा है ख, कहानी में बच्चे को घर में अकेले दिन भर लेटे रहना पड़ा था। क्या आप कभी कहीं अकेले रहे हैं? उस समय आपको कैसा लग रहा था और आपने क्या क्या किया? इसका उत्तर हम पहले भी कर चुके हैं कि हाँ, मैं अकेला रहा हूँ और उस समय मुझे अकेलापन महसूस हुआ और मुझे ऊब महसूस हुई, तो मैंने ये कार्य किए, किताबें पढ़ी, मनपसंद खेल खेला, ड्राइंग की, ऐसा कुछ। उसके बाद आता है ग, कहानी में आम खाने वाले मुन्नू को देखकर बच्चे को ईर्ष्या हुई थी। क्या आपको कभी किसी से या किसी को आपसे ईर्ष्या हुई है? आपने तब क्या किया था ताकि ये भावना दूर हो जाए? आप लिख सकते हैं संसार में रहते हुए कई बार हम किसी से ईर्ष्या करते हैं और कोई हमसे ईर्ष्या करता है, ये स्वाभाविक है। लेकिन जब आप अपने बारे में कहेंगे तो आप कह सकते हैं कि हाँ, मुझे हुई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे खुद पर ध्यान देना चाहिए। मैंने खुद पर ध्यान केंद्रित किया और जो चाहा उसे प्राप्त करने का प्रयास किया। मैंने सकारात्मक दृष्टिकोण रखा, मैंने आशावादी सोच को बनाए रखा। इस तरह से मेरी जो ईर्ष्या थी वो खत्म हो गई और जो मेरे पास नहीं था, जो दूसरे के पास था, मुझे उससे ईर्ष्या हो रही थी, वो मैंने अपनी कोशिशों से उसे पा लिया। इसका उत्तर आप ये दे सकते हैं। उसके बाद आपका आता है घ, कहानी में नाना जी नानी जी बच्चे का पूरा ध्यान रखने का प्रयास करते हैं। आपके घर और जो विद्यालय है उसमें आपका ध्यान कौन कौन रखते हैं? देखो, घर में तो हमारे माता पिता, बड़े भाई बहन हमारा ध्यान रखते हैं, हमारे खान पीन का, हमारे स्वास्थ्य का, हमारी हर ज़रूरत का। और विद्यालय में हमारे शिक्षक हमारा ध्यान रखते हैं, कई बार हमारे सहपाठी हमारी मदद करते हैं, हमारी सहायता करते हैं, ये आप लिख सकते हैं। 5वां प्रश्न है, आप अपने परिजनों और मित्रों का ध्यान कैसे रखते हैं? क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते, ताकि उन्हें कम से कम जो है परेशानी हो? तो हम कह सकते हैं कि अगर हम परिजनों का ध्यान रखने की बात करें तो हम कह सकते हैं हम समय पर काम करते हैं, शोर नहीं मचाते हैं, उनका कहना मानते हैं, छोटे छोटे कामों में उनकी सहायता करते हैं। परिजन मतलब परिवार के सदस्य, माता पिता, बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन। इसके बाद उसने पूछा कि क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं, ताकि उन्हें कम से कम परेशानी। तो यही करते हैं जो हमारी क्षमता में आता है, हम उनकी सहायता करते हैं और मुसीबत में उनका साथ देते हैं। उसके बाद आपका आता है बहाने। कहानी में बच्चे ने बीमारी का बहाना बनाया ताकि उसे स्कूल ना जाना पड़े। क्या आपने कभी किसी कारण से बहाना बनाया है? यदि हाँ, तो उसके बारे में बताइए। उस समय आपके मन में कौन कौन से भाव आ जा रहे थे, आप कैसा अनुभव कर रहे थे? देखिए, जब भी हम कभी कोई बहाना बनाते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले डर होता है, क्योंकि हमने झूठ बोला होता है। हमें डर होता है हमारा झूठ कहीं पकड़ा ना जाए, और हम उस समय बहाने को बताते समय भी झिझकते हैं, हमारी ज़ुबान लड़खड़ाती है, क्योंकि हम झूठ बोल रहे होते हैं। दूसरा है, आम तौर पर बनाए जाने वाले बहानों की सूची बनाइए। बीमार हो जाना, पेट दर्द होना, सिर दर्द होना, मुझे बुखार आ गया, मुझसे आज चला नहीं जा रहा, कमज़ोरी महसूस हो रही है,
आज मेरे मित्र ने स्कूल नहीं आना, मेरा दिल नहीं लगेगा, ऐसे बहुत से बहानों की सूची बच्चे आप खुद भी बना सकते हैं। तीसरा ग है आपका यहाँ पे, बहाने क्यों बनाने पड़ते हैं, बहाने ना बनाने पड़े इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, जब हम समय पर कोई कार्य नहीं करते हैं तब हमें बहाने बनाने पड़ते हैं। जब हम समय की कद्र नहीं करते हैं, हमारा काम पीछे छूट जाता है, तो सामने वाले के सामने खुद को सही करने के लिए हम बहाने बनाते हैं। हम अपने कार्य करने की जिम्मेदारी को भूल जाते हैं, बहाने बनाते हैं। तो हम क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए, हम समय की कद्र करें, समय पर अपने कार्य करें, अपने कार्य की जिम्मेवारी को समझें, तो हमें बहाने नहीं बनाने पड़ेंगे। उसके बाद आता है आपका अनुमान। मैं रजाई में पड़ा घर में चल रही गतिविधियों का अनुमान लगाता रहा। तो कहानी में बच्चे ने अनेक प्रकार के अनुमान लगाए। क्या आपने कभी किसी अनदेखे व्यक्ति, वस्तु, पशु, पक्षी, स्थान आदि के विषय में अनुमान लगाए हैं और किसके बारे में, क्या, कब, विस्तार से बताइए। तो ये आप अनुमान लगाकर इसका उत्तर आप खुद तैयार करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए क्रियाकलाप है। इससे आपकी कल्पना शक्ति का जो है विकास होगा। घर का सामान बहुत ढूंढा गया पर थर्मामीटर मिला ही नहीं, शायद कोई मांग कर ले गया। देखिए, इसमें आपको तालिका दी गई है, जिसमें पहली पे है जो खोजने पर भी नहीं मिलती है, दूसरा है जो कोई मांग कर ले जाए, तीसरा जो आप किसी से मांग कर लाएं। तो इसमें आप अपने सुविधा के अनुसार आप कुछ भी इसमें भर सकते हैं। जो खोजने पर भी नहीं मिलता, कई बार हमारे सुबह के समय हमारी जो यूनिफॉर्म होती है उसकी टाई नहीं मिलती, उसकी बेल्ट नहीं मिलती, हमारा पेन पेंसिल वाला जो डिब्बा होता है वो नहीं मिलता, हमारी जुराबें नहीं मिलती। ठीक है, इस तरह से आप कुछ भी सोचकर इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद है खान पान और आप। तो खान पान और आप में कहानी में सुधाकर काका को बीमार होने पर साबूदाने की खीर दी गई थी। आपके घर में किसी के बीमार होने पर उसे क्या क्या खिलाया जाता है, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे देखिए, ताज़े फल दिए जाते हैं, दही, चावल, खिचड़ी, पचने में ये आसान होते हैं, तो बीमार व्यक्ति जल्दी ठीक होता है, तो ऐसी चीज़ें ही खिलाई जाती हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, कहानी में बच्चे को बहुत सी जो है चीज़ें खाने का मन है, तो आपका क्या क्या खाने को बहुत मन करता है। देखिए, जब हम बीमार होते हैं ना, तो अक्सर जो चीज़ें हमें बीमारी में नहीं खानी चाहिए उन्हीं चीज़ों को खाने का हमारा मन करता है, तो वो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे गोलगप्पे खाने का मन करता है, आलू की टिक्की, आलू का पराठा, ऐसे खाने का मन करता है। तीसरा प्रश्न है आपका, कहानी में बच्चा सोचता है कि साबूदाने की खीर सिर्फ बीमार या उपवास में क्यों मिलती है। आपके घर में ऐसा क्या क्या है जो केवल विशेष अवसरों या त्योहारों पर ही बनता है। देखिए, संक्रांति आती है तो हलवा बनता है, खीर बनती है, पूर्णिमा में खीर बनती है, तो ऐसे बहुत से विशेष त्यौहार होते हैं। तो उसी हिसाब से ही आपने इस उत्तर को लिखना है। कहानी में बच्चा सोचता है अगर वह स्कूल जाता तो उसे ठेले पर नमक मिर्च वाले अमरूद खाने को मिलते। आप अपने विद्यालय में क्या क्या खाते पीते हैं, पहला प्रश्न है। दूसरा है, विद्यालय में आपका रुचिकर भोजन क्या है। देखिए, अगर हम पहले प्रश्न पर जाएं कि अपने विद्यालय में क्या क्या खाते पीते हैं, तो हम कह सकते हैं हम फल खाते हैं, मनपसंद भोजन खाते हैं, और रुचिकर भोजन जो दाल, सब्जी, रोटी है वो मेरा रुचिकर भोजन है। इसके अलावा जो आपको अच्छा लगता है आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपका प्रश्न आता है, इस कहानी, पांचवा प्रश्न है, इस कहानी में भोजन से जुड़ी बच्चे की कई रोचक बातें बताई गई हैं। अपने आपके बचपन की भोजन से जुड़ी कोई विशेष याद है क्या, जिसे आप अब भी याद करते हैं। तो देखिए, आप लिख सकते हैं कि मुझे बचपन में ये खाना पसंद था और मुझे आज भी याद है कि मैं ये चीज़ बहुत खाता था। तो वो जो भी चीज़ है आपकी मनपसंद, आप उसको अपने उत्तर में लिख सकते हैं। छठा प्रश्न है, कहानी में बच्चा भोजन की सुगंध से रजाई फेंककर रसोई में झांकने लगा। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि घर में किसी विशेष खाने की सुगंध से आप भी रसोई में जाकर तुरंत देखना चाहते हैं कि क्या पक रहा है, आपको किस किस खाने की सुगंध सबसे अधिक पसंद है। तो हाँ, इसका उत्तर आएगा, अक्सर हम ऐसा करते हैं जब हमारा कुछ मनपसंद बन रहा होता है कि अचानक से हमारे लिए बनाया जाता है या बन रहा होता है, तो हम झट से रसोई में जाते हैं कि वाह ये बन रहा है तो मुझे तो आज मज़ा आएगा खाने में। तो जो भी आपको पसंद है वो आप इसमें लिख सकते हैं।
इसके बाद आपका आ गया आज की पहेली। तो आज की पहेली में पहली पहेली है, रोटी जैसा होता है पर ये आलू से भरा, घी तेल साथी है इसके, दही चटनी से हरा भरा। तो इसका उत्तर हमारा आ जाएगा आलू का पराठा। दूसरी है, दाल चावल का मेल है ये तो, भारत भर में तुम इसे पाओ, दक्षिण में ये खूब है बनता, चटनी सांभर संग संग खाओ, गोल तिकोना इसका आकार, गरम गरम तुम इसे बनाओ, कौन सा व्यंजन होता है ये, बोलो बोलो नाम बताओ। तो आपका ये बन जाएगा डोसा। ठीक है। इसके बाद तीसरा है, नाश्ते का है बड़ा है खास, महाराष्ट्र में इसका वास, मिर्च मसाले से भरपूर, संग बटाटा भी मशहूर। तो ये बटाटा बड़ा या बड़ा पाव, इसका उत्तर हो जाएगा। बेसन से बने चकोर या गोल, गुजरात में है बड़ा बोल, खाने में नर्म पानी भरे, धनिया मिर्ची संग सजे। तो ये हमारा आ जाएगा ढोकला। उसके बाद आ गया, गोल गोल पानी से भर के, चटनी सौंठ संग इसे खाओ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गली मोहल्लों में भी पाओ, खट्टी मीठी तीखी हाय खाना तो इसे हर कोई चाहे, गोलगप्पे या पानी पूरी। फिर सिक्स्थ है, हरे साग संग मुझको पाओ, मक्खन के संग मुझको खाओ, आटा मेरा हल्का पीला, स्वाद है मेरा बड़ा रंगीला। देखिए पीला आटा किसका होता है, मक्की का, और हरे साग के साथ हम खाते हैं तो मक्की के आटे की रोटी। इसका आंसर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा मक्की के आटे की रोटी। सातवां है, आग में पकती हूँ सौंधा सा स्वाद, साथ में खाओ चूरमा बन जाए फिर बात, गरम दाल से मुझको प्यार, राजस्थान का मैं उपहार, दाल बाटी चूरमा। उत्तर है दाल बाटी चूरमा। गोल गोल और श्वेत रंग का, रस से भरा हुआ हूँ खूब, मीठी दुनिया का महाराजा, चाशनी मीठी डूब डूब रसगुल्ला। तो उम्मीद करती हूँ नहीं होना बीमार के ये अभ्यास के प्रश्नोत्तर आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। समझ आए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमेशा मेरे साथ बने रहिए। ABJ हिंदी शिक्षण। धन्यवाद।